डोनाल्ड ट्रंप के केवल एक सिग्नेचर ने पूरी दुनिया के सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए को बाहर निकाल दिया है, जिसमें से 31 ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की हैं और 35 ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन से बाहर की हैं, यानी कि नॉन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब यह झटका पूरी दुनिया को एक साथ लगा है। इससे हेल्थ सेक्टर, एनर्जी सेक्टर या फिर वो सारे के सारे प्रोग्राम्स जो कि क्लाइमेट को बचाने के लिए किए जा रहे हैं, सभी पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, इसलिए लेक्चर में अंत तक बने रहे। तो चलिए देखते हैं क्या है माजरा। डोनाल्ड ट्रंप ने बच्चों एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, यानी कि एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पास किया है। प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम क्या होता है बच्चों? प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम का मतलब यह है कि एक ऐसा एग्रीमेंट या फिर आप यूं कह सकते हो एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सिर्फ एक सिग्नेचर से ही पास हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के सिर्फ एक सिग्नेचर से पास हो जाएगा। यहां पे कोई भी कानून पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिससे कि 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए को बाहर कर दिया गया है, जिसमें से 31 यूनाइटेड नेशन बॉडीज हैं और 35 नॉन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं। आप यहां पे देखोगे जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे यूएसए को बाहर निकाला गया है, वो किस चीज पे फोकस करती थी? या तो वो क्लाइमेट चेंज पे फोकस करती थी, या तो लेबर पे, या तो वो जेंडर इक्वालिटी पे, माइग्रेशन पे, हेल्थ पे, या फिर डेवलपमेंट पे फोकस करती थी। यूनाइटेड नेशन का यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का यहां पे यह कहना है कि देखिए सर, मैं पूरी दुनिया को लेकर के अब नहीं चल सकता, क्योंकि मेरी जो पॉलिसी है वो रहने वाली है अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी हम अपनाएंगे। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अभी हम लोग लेकर के चलेंगे। तो मैं अब पूरी दुनिया को साथ लेकर के नहीं चल सकता। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरी दुनिया को साथ लेकर के नहीं चलना चाहता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरी कुछ वजह है इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ने की। तो चलिए देख लेते हैं यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है इन सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने छोड़ा है इसके पीछे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनकी जो पॉलिसीज थी ना, कॉन्ट्रेरी टू यूएस नेशनल इंटरेस्ट, यानी अमेरिका के हितों के खिलाफ थी उनकी सारी की सारी पॉलिसीज। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात कर रहा हूं और आगे बात करने वाला हूं, वो सभी की पॉलिसीज इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो यूएसए के खिलाफ हुआ करती थी। यहां पे यूएस की सॉवरेनिटी खत्म हो रही थी, यूएस की पॉलिसी ऑटोनॉमी खत्म हो रही थी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? डिसीजन लेने का अधिकार। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? डिसीजन लेने का अधिकार। याद रखिएगा, क्या? अधिकार। और पॉलिसी ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी बनाने का अधिकार। पॉलिसी बनाने का अधिकार। यह कहना है कि भाई ये सारी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो यूएनएफसीसीसी है जो कि क्लाइमेट के लिए काम करती है, या फिर यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, महिला सशक्तिकरण की बात करता है, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ की बात करता है। भाई साहब, ये सभी जो रूल रेगुलेशन लगाते हैं ना, उससे मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूं अपने अमेरिका के लिए। जैसे कि यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, ये क्लाइमेट की बात करता है। तो ये अमेरिका को कहता है कि भैया आप सेकंड रैंक पे हो कार्बन एमिट करने पे। फर्स्ट रैंक पे कौन है? चाइना है। फर्स्ट रैंक पे कौन है? चाइना है। सेकंड रैंक पे कौन है? यूएसए। किस चीज में? तो कार्बन एमिशन में। कार्बन एमिशन में, याद रखना है, यानी कि कार्बन उत्सर्जन में दूसरे नंबर पे है कौन? अमेरिका। पहले नंबर पे कौन है? चाइना। तो भाई साहब, मैं कोई भी पॉलिसी बनाता हूं अपने इंडस्ट्रीज को लेकर के, यूएनएफसीसी क्या बोलता है? अरे अरे सर, आप वो इंडस्ट्री मत बनाओ जिससे कि धुआं निकलता है, कार्बन निकलता है। अरे यार, आप लोग क्यों मुझ पे थोप रहे हो अपना फैसला? डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है। यहां पे चाइना नंबर 1 पे है कार्बन एमिशन में, वो तो हर जगह प्रिविलेज ले रहा है, वो तो हर जगह अपनी मनमानी कर रहा है, और आप मुझे रोक रहे हो। यानी कि जब मैं पॉलिसी बनाऊं तो आप लोग क्या मुझे
जब मैं अपना डिसीजन लेना चाहता हूं तो आप मुझ पे क्या थोप रहे हो कि यूएसए सर, डोनाल्ड ट्रंप सर, जब भी आप डिसीजन लेने तो थोड़ा क्लाइमेट को ध्यान में रखना है, आप थोड़ा आप क्या करना, ये कार्बन एमिशन को ध्यान में रखना जब आप इंडस्ट्री बनाओ। यार मेरी डिसीजन है, मैं यूएसए के लिए लेना चाहता हूं, आप मुझे क्यों रोक रहे हो, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। याद रखिएगा, जब भी मैं डिसीजन लेना चाहता हूं तो आप लोग कुछ ना कुछ टांग अड़ा देते हो, मैं नहीं मानता भाई साहब, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने इन सारे एजेंडा को, जो कि क्लाइमेट की बात करते हैं, जो कि डाइवर्सिटी की बात करते हैं, सबको बोला सब बेकार है, सब बेकार है, सब रिसोर्सेज का क्या करते हैं, मिसमैनेजमेंट करते हैं, सबकी जो आइडियोलॉजी है ना वो बयास्ड है। बयास्ड का मतलब क्या होता है, भेदभाव वाली, किसी को फेवर करना और किसी को फेवर नहीं करना। ये डोनाल्ड ट्रंप का साफ सवाल है, किससे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। अरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर, आप बोल रहे हो कि मैं आपके साथ खड़ा रहूं, आपको भी पता है कि कोविड 19 में ना चाइना की गलती थी, आपने चाइना को क्यों नहीं रोका, आपने चाइना पे क्या पेनल्टी लगाई, आपने चाइना के खिलाफ कोई इंक्वायरी बिठाई, कोई ऐसे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, नहीं बुलाई। आप सर क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो ना, पूरी दुनिया के ऑर्गेनाइजेशन हो ना, चाइना को फेवर कर रहे हो। उसके बाद यूएनएफपीए, यूएनएफपीए ये क्या है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन से सवाल पूछा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप यूएनएफपीए सर आप बताइए, जब चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया था तो यहाँ पे जो फीमेल फिटिसाइड की जा रही थी, भ्रूण हत्या किए जा रहे थे, लड़कियों को पेट में ही मारा जा रहा था, आप क्या कर रहे थे, आपने कोई इंक्वायरी बिठाई, आपने कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई, और आप बोल रहे हो कि मैं आप लोगों के साथ में रहूं, ऐसा नहीं होगा। कौन बोल रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं, बोल रहे मुझे नहीं भाई, आप लोग ना भेदभाव वाली बातें करते हो, जो मैं आप लोगों के लिए ना, ठीक है, वेस्ट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता वेस्ट, यूएस के टैक्स पेयर्स का पैसा, अमेरिका के जो नागरिक हैं वो टैक्स पे करते हैं मुझे, समझ रहे हो, और उसी टैक्स पे से मैं यूनाइटेड नेशन में पैसे देता हूं, उसी टैक्स से मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन देता हूं, उसी टैक्स पेयर्स के पैसे से यूनाइटेड नेशन, जो आपका यूनाइटेड नेशन एफपीए यानी कि जो पॉपुलेशन फंड में मैं पैसे डोनेशन देता हूं, और आप लोग सर चाइना को फेवर कर रहे हो और मुझे इग्नोर कर रहे हो, इसलिए मैं सर यहां से बाहर निकल रहा हूं, मुझे नहीं पता, मैं वहीं जाऊंगा, मैं अब उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में रहूंगा भाई साहब जो रूल रेगुलेशंस से चलती हैं, जहां पे चाइना अपनी डोमिनेशन नहीं दिखाता, चाइना स्टैंडर्ड नहीं सेट करता, वहीं पर मैं जाऊंगा, इसलिए मैं सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा हूं सर, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि और मैं ये यूं ही नहीं ले रहा, हवा में डिसीजन नहीं ले रहा हूं भाई साहब, यहां पे मेरी जो कैबिनेट है, मेरी कैबिनेट ने ये कहा है, ये पूरा स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का है जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, आई हैव कंसिडर्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स रिपोर्ट, मैंने यूएसए की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की रिपोर्ट पढ़ी है, एंड आफ्टर डिलिबरेटिंग विद माय कैबिनेट, और कैबिनेट के साथ पूरा डिबेट डिस्कशन करके मुझे ये समझ में आया है कि भाई साहब जितने भी ये और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मैं छोड़ रहा हूं, उनकी पॉलिसीज हमारे खिलाफ हैं, क्या है, कॉन्ट्रेरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के खिलाफ है। और अब अगर हम लोग इनके साथ रहते हैं, मेंबर बन के रहते हैं, या फिर इनके साथ पार्टिसिपेट करते रहते हैं, या फिर कोई भी ऐसी सहायता सपोर्ट इनको देते हैं, तो डेफिनेटली हमारी अमेरिका जो है खतरे में आ जाएगी। तो सर मैं तो यहां से बाहर निकल रहा हूं। अब यहां पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, हालांकि वो बात अलग है कि 66 ऑर्गेनाइजेशंस मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगा, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को यहां पे नाम जरूर बताऊंगा, याद रखना, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन की वो ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकले हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी क्लाइमेट चेंज की बात करता है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ये पॉपुलेशन के लिए काम करता है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, महिला सशक्तिकरण की बात करता है, पॉपुलेशन के क्वालिटी की बात करता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन वुमेन, ये वुमेन की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूएन हैबिटेट की बात करता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएनएचआरसी, ये ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ये मानवाधिकार की बात करता है। यूनेस्को को दूसरी बार विड्रॉ किया है यहां डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएन यूनिवर्सिटी को भी विड्रॉ कर दिया है, यूएन डेमोक्रेसी फंड को भी, और उसके बाद यूएन वाटर एंड यूएन ओशन को भी बाहर निकाल दिया। बाहर वो क्या निकालेंगे, वो बाहर निकले हैं इन सारे ऑर्गेनाइजेशन से। ये सारे के सारे यूएन के ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। नॉन यूएन
ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलियंस भाई ये तो भारत ने ही शुरू किया था फ्रांस के साथ मिलकर के, ये तो भारत ने ही शुरू किया था फ्रांस के साथ मिलकर के। इसमें जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इनके जो नाम आप याद रख लीजिए, क्योंकि नाम आपसे पूछे जा सकते हैं सारे के सारे। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये भी छोड़ दिया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन, आप लोग सुनते हो ना कि ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है आईयूसीएन के हिसाब से, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है आईयूसीएन के हिसाब से, तो आप ये देखना आईयूसीएन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी कॉम्पैक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क REN21, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमिटी, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल फॉर ह्यूमन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, ये सब नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जिनको छोड़ दिया गया है। इसके बाद आप देखते हो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, और इंडियन एग्जाम में तो खासकर। देखिए यहाँ पे 2015 में ठीक है COP21 हुआ था। COP21 का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है बच्चों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हम लोग क्या बोलते हैं? COP21 के नाम से जानते हैं। COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2015 में हुआ था, याद रखना। इसमें भारत और फ्रांस ने क्या कहा था कि भैया हम एक टीम बनाते हैं, एक ऐसी ग्रुप बनाते हैं जो कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस से जाना जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? इंटरनेशनल सोलर अलियंस का मतलब यह है बच्चों, ठीक है, कि यहाँ पे आप सोलर पैनल लगाने की बात करोगे पूरी दुनिया में। सोलर पैनल यानी कि जो सनलाइट से बिजली बनाने की बात करोगे, सनलाइट का इस्तेमाल करोगे बिजली बनाने के। इससे क्या होगा? ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा है। आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, बार बार इसका फॉर्मेशन आप कर सकते हो। तो आप इस तरीके से करो, इस तरीके से आप लोग क्या करो, यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलियंस के मेंबर बनो और पूरी कोशिश करो कि अब आप लोग ना कोयले से, पेट्रोलियम से एनर्जी मत बनाओ, आप लोग सनलाइट का इस्तेमाल करो। ये बनाया गया था क्लीन एनर्जी के लिए, क्लीन एनर्जी पूरी दुनिया को देने के लिए, और फ्रांस और भारत के द्वारा, ठीक है। COP21 2015 फ्रांस और इंडिया से शुरू किया गया था। और ISA का गुड़गांव हरियाणा क्या है? हेडक्वार्टर है। 120 प्लस ट्रॉपिकल कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो 120 ट्रॉपिकल कंट्रीज इसमें शामिल हैं, और भी ज्यादा कंट्रीज शामिल है, लेकिन 120 ट्रॉपिकल कंट्रीज शामिल है इसमें। और ट्रॉपिकल कंट्रीज इसलिए क्योंकि इक्वेटर के अगर पास है, जाहिर सी बात है इक्वेटर के अगर पास है तो इनको सनलाइट बहुत ज्यादा मिलती है, और उस सनलाइट से ये लोग बिजली बना सकते हैं। यहाँ पे टारगेट रखा गया था कि 1 ट्रिलियन सोलर इन्वेस्टमेंट 2030 से पहले हम लोग कर लेंगे। इस सोलर इन्वेस्टमेंट का मतलब इस तरीके के प्रोग्राम में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि 1000 गीगावाट एनर्जी हम लोग बना ले सोलर पावर प्लांट से। उसके बाद 1 बिलियन लोगों तक इस एनर्जी को हम लोग पहुंचाएं। ये हमारा टारगेट रखा था इंटरनेशनल सोलर अलियंस में, ठीक है बच्चों। अब आप देखोगे कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस में, ISA में यूएसए का क्या कंट्रीब्यूशन था और क्या कारण रहा निकलने का। यूएसए जो है भैया एक वॉलंटरी फंडिंग था, यानी कि खुद फंड देता था ISA को, कोई जबरदस्ती नहीं थी, किसी ने भी नहीं कहा था कि भैया आप फंड दो। यहाँ पे यूएसए ने क्या बोला? नहीं 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 नहीं, ठीक है मैं फंड दूंगा, क्योंकि आप क्लाइमेट की बात कर रहे हो, क्लाइमेट। टेक्निकल सपोर्ट यूएसए की तरफ से मिलती थी, डिप्लोमेसी लेगिटिमेसी आप लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखना ट्रंप का जो ऑब्जेक्शन क्या रहा है। ट्रंप कह रहा है भैया ये जो मैं अभी तक सपोर्ट वपोर्ट देता था ना, अब नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि यार आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हो, मैं नहीं मानता रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी के क्लाइमेट कमिटमेंट्स को मैं नहीं मानता हूं। आप लोग क्लाइमेट के लिए कमिटमेंट करो, आप लोग करो, मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं, क्योंकि भैया मैं तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मेरे पास बहुत है, पैसा बहुत है, मैं तो दूसरे देशों से खरीद लूंगा, मैं आप लोगों के सपोर्ट में क्यों रहूं? मैं फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करूंगा, मैं थर्मल पावर इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मेरे को ये सोलर एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई साहब, इसको छोड़ रहा हूं। और ये जो आप बोल रहे हो ना क्लाइमेट चेंज में असर आएगा, ये जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी क्योंकि हम बिजली सनलाइट से पैदा कर रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ एक हॉक्स है। हॉक्स का मतलब हवा है, अफवाह है, इससे कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा यूएस का कहना है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब यूएस जब बाहर निकल गया ISA तो असर क्या पड़ेगा? देखिए पहले फंड दे रहा था यूएसए, फंड नहीं आएगा तो फंड कम हो जाएगा यूएस ISA का, इन्वेस्टर्स का
कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। अब जब तक यूएसए था तो लग रहा था अरे यार ये तो पैसा दे रहा है, आईएसए को पैसा दे रहा है, तो आईएसए में जो इन्वेस्टर्स तो पैसा लगा रहे थे, ठीक है, वो सही थे भैया, कॉन्फिडेंस में थे। लेकिन अब यूएसए जो है बाहर आ गया तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है, अपने आप ही कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, यूएस टेक्नोलॉजी भी दे रहा था, तो आप देख लो टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन भी टूट जाएगी। अब यूएस कोई टेक्नोलॉजी हमको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, याद रखना। उसके बाद देखो स्लो प्रोग्रेस हो जाएगा सोलर प्रोजेक्ट्स का इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये जब यूएस बाहर निकल गया है तो ये जितना भी हमारा क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीन एनर्जी चलाने का बात कर रहे थे हम लोग, नहीं यार हम लोग सोलर एनर्जी से क्लीन एनर्जी बनाएंगे, पॉल्यूशन नहीं होगा इस चीज से, वो सारे के सारे हमारे वादे, वो सारे के सारे कस्में, वो सारे के सारे प्रोमिसेस सब कमजोर हो जाएंगे। ये यूएस के एग्जिट का आप मतलब देखोगे। उसके बाद एग्जिट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और आईपीसीसी, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये दोनों ही संस्थाएं क्लाइमेट के लिए काम करती हैं। यूएनएफसीसीसी 1992 में बनाया गया था और पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस में मीटिंग की गई थी। और ये किस लिए काम करता है? ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म है। ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है? ये पूरी की पूरी जो डेवलप्ड नेशन है, जो अमीर देश हैं, वो गरीब देशों को फंड प्रोवाइड करेंगी और वही फंड का इस्तेमाल होगा, गरीब देशों को दिया जाएगा कि आप लोग अपने देश में पेड़ लगाओ, आप लोग जो इंडस्ट्रीज धुआं वाली मत लगाओ, आपको हम पैसा दे रहे हैं, आप ऐसी इंडस्ट्रीज लगाओ जो कि क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छी हो, क्लाइमेट के लिए सुइटेबल हो, पॉल्यूशन ना फैलाएं। तो ये सारे के सारे एग्रीमेंट किए गए थे और यूएस इसका बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। अब यूएस ही बाहर चला गया तो एक्सपर्ट ने क्या बोला है, देखो भैया चाइना के बाद यूएस ही था जो क्या करता था, चाइना के बाद यूएस ही था जो क्या कर रहा था, कार्बन एमिशन ज्यादा कर रहा है यूएस। अब वो खुले सांड की तरह हो गया। पहले तो देखो सेकंड रैंक पे तो तब था जब उसने सिग्नेचर किए थे, इसका मेंबर था, अब वो इसका मेंबर ही नहीं है। तो सोचो खुले सांड की तरह कार्बन एमिट करेगा, चिमनियां लगाएगा, सब लगाएगा भाई साहब, कार्बन मुझे क्या फर्क पड़ता है कार्बन एमिट करने से, मैं तो लगाऊंगा भैया, ये उसका दावा रहेगा। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं एनवायरमेंट के वो साफ बोल रहे हैं भैया ग्लोबल एमिशन का जो एफर्ट है हम लगा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, जो कार्बन एमिशन का, वो अपने आप ही कमजोर हो जाएगा भाई, याद रख लेना। तो उसको कहीं ना कहीं यूएसए को आपको रोकना पड़ेगा, ये इसका कहना है, याद रखना, किसका, एक्सपर्ट का कहना है। उसके बाद आप देखना एनकरेजेस अदर नेशन, जो एक तो यूएसए ने कदम उठा लिया, बाकी के दूसरे देश भी हैं इससे बाहर निकलने के लिए प्रेरित हो जाएंगे कि भैया अगर यूएसए कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें, हम भी करेंगे, हम भी तो अपनी इकोनॉमी देखेंगे, हम भी तो इंडस्ट्री लगाएंगे, भाड़ में गए एनवायरमेंट, ये सब बोलने लग जाएंगे बाकी सारे जितने भी हमारे अदर देश हैं वो सब। ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। यूएसए बाहर गया, फंड ही नहीं जाएगा, याद रखना, फंड तो गया ही गया, टेक्नोलॉजी तो गई ही गई, लेकिन यहाँ पे पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं जिनको अब हम बोलेंगे क्लाइमेट के लिए काम करने के लिए, वो सब बोलेंगे अरे यूएस चला गया तो मैं क्या करूं भैया, इतनी बड़ी पावर चलेगी, मैं तो छोटा सा हूं, मुझे तो अपनी इकोनॉमी को देखना है। सब यहाँ पे एनकरेज होने की कोशिश करेंगे और सब यहाँ पे एनकरेज भी होंगे, आप देखना, ठीक है बच्चों। अब एग्जिट फ्रॉम यूएनएफपीए, अब देखो आपने क्लाइमेट का देख लिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जो एग्जिट हुआ उसका असर देख लिया, आपने यहाँ पे ये देख लिया कि जो क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका असर देख लिया। अब आप देखो यूनाइटेड नेशन पब्लिक फंड, पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है बच्चों, पॉपुलेशन फंड और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकलने का क्या असर पड़ेगा। देखिए यहाँ पे साफ बोला जा रहा है चाइना के, ये यूएसए के द्वारा, चल देखो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, आपका काम था जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाना, है ना, आपका काम था ना सर, आपने कसम खाई थी, इसी के लिए आप पैसे भी ले रहे थे सभी से, डोनेशन सभी से ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे। तो चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी अपना रहा था तो आपने उसको क्यों नहीं रोका, आप बहुत कमजोर हो, मैं नहीं मानता भाई, ठीक है, याद रखना। तो यूनाइटेड नेशन जो आपका पॉपुलेशन फंड है, इसने कसम खाई थी कि प्रोवाइड करेगा क्या, रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ, यानी जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, वो महिलाएं जो रिप्रोडक्शन करने जा रही हैं, उनको ये सपोर्ट करेगा, उनको मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उनको सब हेल्थ देगा। लेकिन यहाँ पे सर आप फोर्स्ड अबॉर्शन करवा रहे थे, चाइना को आप क्यों नहीं रोक रहे थे जब फोर्स्ड अबॉर्शन कर रहा था, जबरदस्ती औरतों का अबॉर्शन करवाया जा रहा था वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत, आप सर बहुत कमजोर हो, हम तो नहीं मानते भाई साहब, ठीक है। वुमेन की हेल्थ जो है आपकी वजह से बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, मैं यहां से निकल रहा हूं। तो देखिए महिलाओं की हेल्थ के लिए जो फंड आ रही थी वो रुक जाएगी अगर
एग्जिट हो गया है यूएसए। तो अब जो टेक्नोलॉजी आ रही थी, सपोर्ट आ रही थी महिलाओं के, बच्चों के हेल्थ के लिए, वो रुक जाएगी। और जो जितने भी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोग्राम चला रहे थे हम लोग महिलाओं के हेल्थ के लिए, वो फंडिंग क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यूएसए नहीं आएगी। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी सेम केस है कि भैया कोविड में आप कहां थे जब चाइना ने कोविड में इतनी लापरवाही दिखाई, और आपने उस पर क्या एक्शन लिया जब आपको पता चला कि चाइना ने कोविड फैलाया? आप साफ तौर पे चाइना के साथ हो सर, मैं नहीं मानता। अब असर क्या पड़ेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। कौन कंट्रीब्यूट करता था? तो यूएसए कंट्रीब्यूट करता था। यूएसए बाहर चला गया तो जाहिर सी बात है फंड, तो अब पेंडेमिक्स जो है, एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिन पर रिसर्च की जा रही थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनमें फंडिंग रुक जाएगी। तो ये रिसर्च में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगी। ठीक है बच्चों, अब ग्लोबल इंपैक्ट देख लेते हैं। ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये एक मल्टीलेटरल गवर्नेंस आर्किटेक्चर ही चेंज हो जाएगा। पूरा जो पूरी दुनिया मिलकर साथ काम करी थी, वो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी कौन दे रहा था? यूएसए ही दे रहा था। सबसे ज्यादा टेक यूएस दे रहा था, सबसे ज्यादा फाइनेंस यूएसए दे रहा था। याद रखना, सबसे ज्यादा इनोवेशन यूएस दे रहा था। सब कुछ तो यूएस सबसे ज्यादा ही कर रहा था। तो क्लाइमेट चेंज के जो एक्शन से हम ले रहे हैं वो कमजोर हो जाएंगे। हेल्थ सिक्योरिटी, हेल्थ के मामले में जो भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं वो कमजोर हो जाएंगे। जेंडर इक्वालिटी के प्रोग्राम कमजोर हो जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो सब कुछ कमजोर हो जाएगा। और एक चीज यहां पे बहुत अलग होगी, ये यूएसए बैठा था एक पावर में, है ना, यूएसए बैठा था एक पावर में। अब ये हट गया तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ये वैक्यूम किस चीज का होगा? पावर का वैक्यूम होगा। और इस पावर के लिए अब हमारी इकोनॉमी में जंग छिड़ जाएगी, हमारी पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे जंग छिड़ जाएगी। और ये जंग इकोनॉमी होगी। चाइना चाहेगा कि यूएस के निकलने के बाद मैं पावरफुल बन जाऊं, रशिया चाहेगा कि मैं पावरफुल बन जाऊं, यूरोपियन यूनियन 27 देशों का जो एक ग्रुप है ये चाहेगा कि मैं बन जाऊं। अब आप यहां पे देखोगे कि इस रेस में इंडिया भी शामिल होता हुआ नजर आएगा आप लोगों को, क्योंकि इंडिया पहले से ही दावा ठोक रहा है कि भैया ग्लोबल साउथ का लीडर तो मैं ही हूं। तो ये एक रेस शुरू हो जाएगी, पावर रेस शुरू हो जाएगी। अब यहां पे आप देखोगे कि एक तरीके से मतलब आर्म्ड रेस भी शुरू हो जाएगी, इकोनॉमिक रेस भी शुरू हो जाएगी। अब देखना यह है कि इस रेस में कौन यूएसए की जगह लेता है, इस रेस में कौन यूएसए को पीछे हटाता है और उसकी जगह लेने में सक्षम होता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, नोट्स बनाए होंगे और पूरा का पूरा माजरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो तैयारी टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहां बेहतरीन नॉलेज इसी प्रकार से हम लोग शेयर करते रहेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप जनरल व्यूअर हैं, किसी एग्जाम में नहीं बैठना चाहते, फिर भी ये सारे सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।